भाई ये वीडियो देखिए। बच्चा 13 साल का है, 6 क्लास का। कितना टैलेंट है इसके अंदर। सर जनरली मैं इसलिए यहाँ पे वायरल हूँ। जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था, मैं शुरू से आपको बताता हूँ। जनरली सर जब भी मैं स्क्रॉल कर रहा था तो एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक वहाँ पे आई, जो कि जंतर मंतर का प्रोटेस्ट था। ये प्रोटेस्ट जो थी ये सही भी थी, और यहाँ पे स्टूडेंट अपने अधिकार की मांग कर रहे थे। जब ये सारी मांगें पूरी हो गई, आफ्टर दैट मुझे पता चला कि रांची में भी ऐसा प्रोटेस्ट हो रहा है। मुझे लगा कि यही सेम प्रोटेस्ट यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद जब मैं यहाँ आया, वही जंतर मंतर इंटेंशन लेकर मैं यहाँ आया था। उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे जेपीएससी और जेसीसी का प्रोटेस्ट हो रहा है। जेपीएससी जेसीसी पेपर कैंसिलेशन के ऊपर बात हो रही है। उसके बाद सर मैं यूं ही यहाँ घूम रहा था, तो एक सर हैं जिनका नाम नीरज है, वो झारखंड विचार पे काम करते हैं, वो न्यूज़ चैनल है। तो उन्होंने सारी कैमराज, सारी माइक्स मेरी तरफ घुमाई और उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया मेरे से। आई वॉज कैपेबल इनफ टू गिव द आंसर ऑफ दैट ऑल द क्वेश्चंस। तो मैं जैसे ही आंसर दिया, मुझे लगा ये भी एक वीडियो है, जनरली अपलोड होगी और कुछ नहीं होगा। फिर जब मैं घर गया, आफ्टर 1 डे, आफ्टर 2 डे, मैं देखा कि ये वीडियो बूम कर गई है। ये वीडियो में बहुत सारे व्यूज़ आ गए हैं। इट्स अक्रॉस मोर दैन लैक्स एंड ऑल। अभी इसमें 7.6 मिलियंस व्यूज़ हैं। और सर ये लड़का जो है वो यहाँ पे बहुत सारे लोग इंटरव्यू ले रहे थे। दरअसल हम लोग आए हुए हैं झारखंड में, रांची में, और रांची में पीछे एक बार कैमरा रोल करके दिखाइए उस तरफ आप। उधर जो है वो प्रोटेस्ट साइट है, और ये शाम के 7 बजे का वक्त है, और बारिश अच्छी खासी यहाँ पर बारिश हो रही है, और वहाँ पर बिजली भी कट गई है, और इसीलिए बहुत सारे लोग वो यहाँ आ गए हैं। और जब हम भी यहाँ पर थे तो हमें जो है ये जैन दिखाई दिए, और ये 6th क्लास में है। हमें एक छोटा बच्चा मिला था जंतर मंतर पर, वो 6 साल का था, लखनऊ का युवराज, और ये 6th क्लास में है। जैन जी, और जैन जी के बाद में ये है जैन अल्फा। जी सर। तो पहले तो जैन जी ही अभी समझ में नहीं आ रहा है लोगों को, सरकारों को, और उसके बाद में अब ये जैन अल्फा जो है वो स्कूलों से निकलने लगे हैं। जैन अल्फा वो कह रहे हैं हमारे स्कूल में कूलर नहीं है, पंखा नहीं है, उसको लेकर के प्रोटेस्ट है, और उसको लेकर के अब डीएम को पहुंचना पड़ रहा है। ये शायद देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि जैन अल्फा के किसी प्रोटेस्ट को डील करने के लिए डीएम को पहुंचना पड़ा हो। और यही अपने आप में सबसे बड़ी बात है कि ये जो जैन जी है या जैन अल्फा है, वो आने वाले वक्त में किस तरीके से अपने तेवर दिखाएंगे और सरकार कैसे उसके साथ में डील करेगी। फिलहाल तो यहाँ पर जेपीएससी और जेएसएससी का जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। ये मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे, आप 6th क्लास में हैं। हाँ सर, मैं 6th क्लास में हूँ। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? मैं सेंट जॉन्स स्कूल इंग्लिश मीडियम में पढ़ता हूँ। क्या एज है आपकी? मेरी एज 13 है। तो अभी तो ये जैन जी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जैन जी जनरेशन कैसे आई। बहुत एकदम जंतर मंतर जब प्रोटेस्ट हुआ तो उसके बाद में लोगों ने जैन जी को समझना शुरू किया, और जैन जी जो वर्ड है वो पॉपुलर हुआ। हाँ सर। अब ये जो जैन अल्फा है, आप इतनी जल्दी जो है वो जैन अल्फा वो भी मैदान में आ गए। हाँ, तो ये जैन अल्फा और जैन जी क्या वाकई अब जो जनरेशन आ रही है, जैसे आप आ रहे हैं, तो वो ये सवाल पूछना और सरकार से जो है वो अपने बारे में बात करना, ये डिफ़िकल्ट होगा क्या आगे आने वाले टाइम में? आपको लग रहा है सरकारों के लिए या किसी और के लिए भी? नहीं सर, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि सर ये डिफ़िकल्ट होगा। जनरली आपने पूछा सर कि सरकार के लिए डिफ़िकल्ट होगा या हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा? जैसे कि होता ये रहा कि कोई भी सरकार है, XYZ कोई भी सरकार है, तो कहीं पर कोई बात हुई, फिर उसके बाद में थोड़ा उस पर बात किया या नहीं किया, कोई इशू है, जैसे कोई पुल गिर गया है, कुछ और हो गया है, तो उस पर लोग बोलते थे, फिर उसके बाद में बोल करके लोग वहाँ से निकल जाते थे। लेकिन जैन जी जो अभी पहले जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, उसने ये दिखाया कि नहीं भई, हम खाली बोलते नहीं हैं, खाली सोशल मीडिया पर नहीं, हम ग्राउंड पर भी आएंगे और इस्तीफा पर भी ले लेंगे। और जैन अल्फा अब आ रही है, तो क्या सरकारों के लिए अब सच में ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि अब आप खाली बोल करके नहीं निकल पाएंगे? हाँ सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि मे बी अगर हम अपनी क्वेश्चन रेज करेंगे, अपनी आवाज़ को रेज करेंगे सही चीज़ों के लिए, सो मे बी इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द सरकार, मे बी इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट, बिकॉज सर वी आर नाउ एवर हियर बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट। हम यहाँ पे हैं, अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, हम एक राइट की मांग कर रहे हैं, जो कि हमारी मांग सिर्फ एक ही है
वो मांग ये है कि जेपीएससी एग्ज़ाम, जेएसएससी एग्ज़ाम और अन्य रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स जो हैं वो ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस के साथ कंडक्ट होने चाहिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको उनके मेरिट के हिसाब से मौका मिलना चाहिए। और दूसरी बात सर, ये जो हमारा प्रोटेस्ट है ये पूरी तरीके से पीसफुल है और कॉन्स्टिट्यूशनल वे में है। सो सर दैट्स द थिंग आई थिंक सो कि अगर मान के चले सर, इंसान को गलती और ट्रबल तभी फेस करना पड़ता है जब वो गलत में होता है। अगर इंसान सही में है तो वो ट्रबल और गलती फेस नहीं करेगा जल्दी। यानी आप ये कह रहे हैं सरकार अगर ठीक रहेगी तो ट्रबल नहीं होगा, सरकार ठीक नहीं हुई तो ट्रबल होगा? हाँ सर, मेरा ये कहना है। देखिए, मैं किसी को भी बुरा नहीं कहना चाहता, मैं किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहता, मैं किसी का भी दिल नहीं तोड़ना चाहता। बस फर्स्ट थिंग मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि मान के चलो अगर मैं गलत में हूँ तो मुझे ट्रबल आएंगी, मुझे बोलने में दिक्कत होंगी, मुझे क्वेश्चंस फेस करने में दिक्कत होंगी, तो वो एक बहुत बड़ा समस्या क्रिएट हो जाएगा क्योंकि आई एम रॉन्ग। अगर मैं राइट रहता, अगर मैं सही रहता तो मुझे ईजिली मैं वो कोई सारी क्वेश्चंस जो है वो मैं फेस कर लेता। दैट्स द थिंग सर। फ्यूचर को लेकर के आपका क्या आइडिया है? जैसे अभी इस जेपीएससी प्रोटेस्ट है, इसको लेकर के आपको लग रहा है कि सरकार को जो है वो मानना पड़ेगा? जितनी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को लेकर के वहाँ जंतर मंतर पर भी सवाल थे, यहाँ पर भी सवाल हैं, तो क्या सरकार को वाकई जो है वो मानना पड़ेगा? हाँ सर, मुझे लगता है कि सरकार को मानना पड़ेगा। जनरली सर हम इस देश के यूथ हैं, ठीक है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम इस देश को और आगे पुश करें खुद को, क्योंकि सर हम 10-15 साल मेहनत करते हैं, अपनी सारी ख्वाहिशात को कुर्बान कर देते हैं। एक चीज़ पे हमारी चीज़ रहती है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं। हमारे पीछे बहुत सारी माँ बाप की उम्मीदें रहती हैं, उन उम्मीदों को लेकर इस एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन अफसोस हमें नतीजे में क्या मिलता है सर? या तो पेपर लीक हो जाते हैं, या तो पेपर कैंसिलेशन हो जाते हैं, या तो कभी OMR शीट्स आ जाती हैं। तो सर जितने भी न्यूज़ वाले आए मेरे से रिपोर्ट्स लिए, तो मैं यही अपील किया और अभी भी मैं यही अपील करता हूँ माननीय गवर्नमेंट से, माननीय हेमंत सोरेन सर से, कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ ये सारी कैंसिलेशन, पेपर लीक्स, इनके ऊपर प्लीज़ सॉल्व करें, बिकॉज ये हमारा भविष्य है, ये सारी एग्ज़ाम्स हमारी भविष्य है। अगर हम इन सारी एग्ज़ाम्स को देंगे तभी हम आगे जाकर कुछ बन सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। सो सर अगर हमारी एजुकेशन ही रुक जाएगी, ये सारी एग्ज़ाम्स ही रुक। वीडियो में आप बने रहिए और देखो भाई बच्चे का टैलेंट, देखते रहिए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। बात मुझे ये भी पता चला है कि जो एग्ज़ाम सीट्स हैं जो कि पहले मेहनत के ऊपर मिलती थी, एग्जामिनेशन स्कोर्स के ऊपर मिलती थी, अब वो सेल होनी शुरू हो गई है कि हाँ आपकी कीमत इतनी है, 95 लाख आप दे दो, आपको मैं ये नौकरी दे देता हूँ, आपको 20 लाख इतना दे दो, आपको मैं ये नौकरी दे देता हूँ। पास हो फेल हो उससे कोई मतलब नहीं। तो सर एक ये गलत चीज़ है। और सर मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि एजुकेशन सिस्टम में एक मुझे दाग नज़र आ रहा है। जनरली सर जो एजुकेशन सिस्टम है वो उसे ख़राब कर रहा है। दैट्स द थिंग सर आई एम ऑब्जर्विंग है। और कैसे पेपर लीक रुकेंगे? आपने कोई उस पर स्टडी की है? सर मुझे जहाँ तक लगता है, मेरे ओपिनियन से पेपर लीक्स को रोकने का एक ही तरीका है कि अपनी आवाज़ को उठाएं, अपनी आवाज़ को रेज़ करें, अपनी आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुँचाएं, अपनी आवाज़ को सरकारों तक पहुँचाएं, ताकि वो हमारे ऊपर नज़र करें और इन सारी चीज़ों को सॉल्व करें। और क्या कहेंगे हेमंत सोरेन को? जैसे वैसे आपने अभी अपील की है, हाँ उन्होंने कहा कि हमारे कान भी खुले हुए हैं, आँख भी खुली हुई है, सरकार सुन भी रही है। क्या सुनाएंगे आप? क्या सर मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपके कान भी खुले हुए हैं, आंखें भी खुली हुई हैं, तो सर फिर भी हमें ये प्रोटेस्ट करना क्यों हो रहा है? फिर भी हम ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? अगर आपकी कान खुली हुई है, आपकी आँख खुली हुई है, आपकी आंखें इन सारी चीज़ों को देख रही है, तो अभी तक तो ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। अभी तक तो हम अपने घर में आराम से रहते। तो ये सारी चीज़ें सर अभी पूरी नहीं हुई है। दैट मीन्स मुझे लगता है कि ये झूठा दावा है। बिकॉज सर अगर वो सर बोल रहे हैं ऐसा, माननीय सर ऐसा कह रहे हैं, तो जनरली अभी ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। अभी ये देखने से ऐसा ही लगता है कि अभी हमारी मांग पूरी नहीं की गई है। और जनरली सर अभी सर ने 11 स्टूडेंट्स को टोटल बुलाया है, तो मुझे लगता है कि ये भी एक उम्मीद की किरण है कि हमारी मांग जो है वो पूरी कर दी जाएंगी। और उधर पीएम को लेकर के आप क्या सोचते हैं, मोदी जी को लेकर के? सर मैं मोदी जी को लेकर, देखो सर सबसे पहली बात मैं ये बोलता हूँ कि जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी इंसान हैं, चाहे वो एक्टर्स हों, पॉलिटिशियन हों, नॉर्मल इंसान हों, सब अपने जगह में बेहतर हैं, सब अपने जगह में अच्छे हैं। मैं सबके बारे में अच्छा सोचता हूँ सर, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता। नहीं, काम को लेकर के पर्सनली ठीक है, आप
पर्सनली तो किसी के लेकर के कुछ होना ही नहीं चाहिए, काम को लेकर के। सर मैं काम को लेकर यही बोलना चाहता हूँ कि मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सर फिर भी अभी आप देख सकते हैं कि हमें ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सर प्लीज़ आप भी इसके ऊपर नज़र करें, आप भी इन सारी चीज़ों को सॉल्व करें एंड दैट्स ऑल। बिकॉज अगर आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं, अगर कोई भी ऑफिसर, कोई भी अगर जिसके भी पास हाई पोस्ट है, जिसके पास ये पावर है इन सारी चीज़ों को संभालने की, तो सर आज भी ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? अगर आपको इतनी अच्छी मौका मिला है, आपकी ये खुशनसीबी है, तो प्लीज़ आप इन सारी चीज़ों को सॉल्व करें, इन सारी चीज़ों को दैट मीन्स के फिक्स करें। अभी भी पेपर लीक्स हो रही हैं, अभी भी एग्ज़ाम कैंसिलेशन हो रहे हैं, अभी भी ओएमआर शीट्स बाहर आ रही हैं, तो सर दैट मीन्स कि ये है कि आप अपने सीट्स पर बैठे, आप नज़र नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ आप इतनी अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, जितने भी माननीय गवर्नमेंट है, माननीय सरकार है, माननीय प्राइम मिनिस्टर है, तो सर प्लीज़ आप इन सारी चीज़ों पर एक्शन लें। और मीडिया को लेकर के भी लोगों की आजकल अलग अलग ओपिनियंस होती हैं, तो मीडिया को लेकर के क्या ओपिनियन है आपकी? सर मैं मीडिया को लेकर मेरी ये ओपिनियन है कि जो मीडिया दिखाती है बिल्कुल सही दिखाती है, मीडिया जो भी चीज़ कैप्चर करती है इट्स टोटली राइट। बट सर मैं सारे मीडिया से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और मैं जनरली ये भी बोलना चाहता हूँ सर कि बहुत सारी भी ऐसी मीडियाज़ हैं जो कि सच को छोड़कर झूठ की तरफ भी दिखाती हैं। सो सर दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई रियली वांट टू हाईलाइट ओवर देयर एंड अंडरलाइन दिस। क्योंकि मीडिया आप क्यों बने हो? आप मीडिया बने हो सच्चाई दिखाने के लिए, आप मीडिया बने हो सारी चीज़ों को कवर अप करने के लिए। अगर आप सच को छोड़ोगे, दूसरी चीज़ें टॉपिक्स में जाओगे, तो ना इंसान आप में इंटरेस्ट लेंगे, ना कोई इंटरेस्ट लेगा। फॉर एग्जाम्पल सर मीडियाज़ का काम क्या है? मीडियाज़ को काम है सच को कवर करना, पॉवर्टी दिखाना, इंडियाज़ की जितनी भी सारी चीज़ें अभी डाउनफॉल है वो सारी चीज़ों को कैप्चर करना। किसी भी देश की मीडिया है तो उस देश की खासियत तो दिखाती ही है, साथ में उस देश की खामी भी दिखाती है, ताकि वो देश और आगे जाए और आगे बढ़े। और कंट्री को लेकर क्या थॉट है आपका? सर बस कंट्री को लेकर मेरा यही थॉट है कि हम जितने भी यूथ हैं, हम जितने भी लोग हैं, हम बस पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस कंट्री को आगे ले जाएं, आगे पुश करें। कोई भी कंट्री अगर आगे है तो वो सिर्फ और सिर्फ उनके स्टूडेंट्स की वजह से आगे है। चैलेंज को लेकर के क्या आपको लगता है कि देश में चैलेंजेस हैं, क्या उसमें जो है होना चाहिए, क्या हो सकता है, क्या आपको फ्यूचर के लिए इंडिया की जो है वो ग्रोथ जो दिखाई देती है, उसमें मैं पूछ रहा हूँ। तो सर जनरली आपका जो क्वेश्चन है सर आप मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड में समझा सकते हैं? जैसे इंडिया को लेकर के हमारे देश में आपको क्या क्या चैलेंज लगाए दिखते हैं? इंडिया को लेकर के सर सबसे पहली बात जो मुझे यहाँ पे चैलेंज अपकमिंग दिखती है कि वो है एजुकेशन सिस्टम। सबसे पहली चीज़ जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो एजुकेशन सिस्टम जो है ये एक मेन प्लेटफॉर्म है, मैं इसको प्लेटफॉर्म बोलता हूँ। ये एजुकेशन सिस्टम है, ये मेन प्लेटफॉर्म है जिससे हज़ारों स्टूडेंट्स, हज़ारों बच्चे सारी उम्मीद लेकर सारी नॉलेजेस गेन करते हैं, अपने माँ बाप के कंधे पर भी उम्मीदें हैं, और थ्रू विच, थ्रू तालीम, थ्रू एजुकेशन, थ्रू इल्म वो सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट करते हैं। अटेम्प्ट करने के बाद रिजल्ट्स में उनको क्या मिलता है? पेपर लीक्स वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो सकता है क्या आपको फ्यूचर के लिए इंडिया की जो है वो ग्रोथ जो दिखाई देती है, उसमें मैं पूछ रहा हूँ। तो सर जनरली आपका जो क्वेश्चन है सर आप मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड में समझा सकते हैं? जैसे इंडिया को लेकर के हमारे देश में आपको क्या क्या चैलेंज लगाए दिखते हैं? इंडिया को लेकर के सर सबसे पहली बात जो मुझे यहाँ पे चैलेंज अपकमिंग दिखती है कि वो है एजुकेशन सिस्टम। सबसे पहली चीज़ जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो एजुकेशन सिस्टम जो है ये एक मेन प्लेटफॉर्म है, मैं इसको प्लेटफॉर्म बोलता हूँ। ये एजुकेशन सिस्टम है, ये मेन प्लेटफॉर्म है जिससे हज़ारों स्टूडेंट्स, हज़ारों बच्चे सारी उम्मीद लेकर सारी नॉलेजेस गेन करते हैं, अपने माँ बाप के कंधे पर भी उम्मीदें हैं, और थ्रू विच, थ्रू तालीम, थ्रू एजुकेशन, थ्रू इल्म वो सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट करते हैं। अटेम्प्ट करने के बाद रिजल्ट्स में उनको क्या मिलता है? पेपर लीक्स वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ऐसा लगा रहा तो हम फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? सर सबसे पहला मुझे ये चैलेंज लग रहा है कि पेपर लीक्स को रोकना, ये सबसे बड़ा मुझे चैलेंज लग रहा है, क्योंकि हम भी अपनी आवाज़ को रेस कर रहे हैं सर। अभी इस प्रोटेस्ट में आए हुए हमारी 12-13 दिन हो गए हैं सर, लेकिन अभी भी ये चीज़ जो है अभी रुकी नहीं है, अभी भी लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सर सबसे पहली चीज़ तो ये सर, और दूसरी बात मुझे ये चैलेंज लगता है कि इंडिया का मॉडर्नाइज होना, इंडिया को और मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, और मॉडर्नाइजेशन तभी होगी जब हम स्टूडेंट्स इस पर काम करें। आप रांची में ही आपका बर्थ कहाँ हुआ है? सर यहीं रांची पे, रांची झारखंड। और कहाँ कहाँ अभी अब तक इंडिया में गए हैं आप? सर मैं इंडिया में सिर्फ ट्रैवल ना सर, मैं सिर्फ कोलकाता ट्रैवल किया हूँ, औरंगाबाद ट्रैवल किया हूँ, और भी ऐसे ही नॉर्मल जगह जाता हूँ। और गवर्नमेंट स्कूलों को लेकर के क्या सोच है आपकी? सर गवर्नमेंट स्कूल्स को भी लेकर यही सोच है कि जो अभी गए गवर्नमेंट स्कूल? नहीं सर मैं नहीं गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे एजुकेशन प्राइवेट स्कूल्स को भी मिलती हैं वैसे सेम एजुकेशन गवर्नमेंट। आपने वीडियो देखा, बताओ
इतनी छोटी उम्र में टैलेंट देखो भाई, बच्चे का, लड़के का टैलेंट देखो भाई, बंदे का 13 साल की उम्र है, ज़बरदस्त टैलेंट है। वीडियो देखने के लिए वीडियो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।